नमस्कार बच्चों, ये हमारा पहला जो चैप्टर है फिजिक्स का वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, उसके टॉप 5 जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं। ये बोर्ड में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन है वो देख लो पहले तो, कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखो ये कितनी बार पूछा गया है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। और चौथा प्रश्न है, गॉस की प्रमेय क्या है? गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र निकालना है। और पांचवा है कि वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है? अनंत समतल आवेशित अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये 5 क्वेश्चन आते हैं तो आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं, और नहीं आते हैं तो इनको जरूर अच्छे से कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। मैं सारे क्वेश्चनों को करके आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा वो समझ लो। तो पहला हमारा क्वेश्चन था कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। अगर हम किन्हीं दो आवेशों को जिनमें से एक प्लस का हो और दूसरा माइनस का हो, उन दोनों के परिमाण समान हो और कुछ दूरी पर रख देते हैं, दूरी यहाँ पे हम 2L लेते हैं, ठीक है, ये भी L और इधर भी L, तो इसको हम बोलते हैं, इस पूरे निकाय को, इस सिस्टम को बोला जाता है वैद्युत द्विध्रुव। और इन आवेशों में से एक आवेश ले लें और उनकी बीच की दूरी का उसमें मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसको P से प्रदर्शित करते हैं, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब शुरुआत करते हैं डेरिवेशन की, कि अगर हमें अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे। एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि इसका फिगर बनाते हुए मैं जो जो चीजें बोलूंगा वो आपको कॉपी में वैसे ही लिखनी है, ठीक है। कि माना कोई एक प्लस क्यू आवेश है और दूसरा माइनस क्यू आवेश है, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं और वो दूरी 2L है, ठीक है। इससे इस वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर, इसको बीच से नापते हैं दूरी को, R दूरी पर एक बिंदु है A, इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। ये आपको लिखना है अच्छे से। फिर उसके बाद प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इससे दूर बनेगा, और इसको लिख दे रहे हैं हम E प्लस क्यू। और इसके जो माइनस क्यू आवेश होगा उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो बनेगा E माइनस क्यू। इसमें ये जो प्लस और माइनस किसी भी दिशा में आप लिख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब अगर दूरी नापें तो इस बिंदु से दूरी नापेंगे, इस बिंदु से दूरी तो हमने मान ही ली है, तो हम दूरी नापते हैं। पहले वाले जो माइनस क्यू आवेश है उसकी दूरी A से कितनी होगी। अब देखो ये पूरी दूरी यहाँ से लेके जो यहाँ तक है वो R है, ये तो R है। अब R में से अगर हम इस L को हटा दें, देखो ये भी L है इधर और ये भी L है, तो L हटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, कितना दूर है A, तो ये दूरी होगी हमारी R माइनस L। ऐसे अगर हम शुरुआत वाले आवेश को देखें कितना दूर है, तो ये दूरी निकल आएगी हमारी R प्लस L। इस तरह से हम चित्र बना देंगे। और चित्र बनाने के बाद सबसे पहले देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर वैद्युत क्षेत्र क्या आएगा। तो इसको E प्लस क्यू से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, और ये होता है के क्यू अपॉन R स्क्वायर। हाँ, R की वैल्यू यहाँ पे है R प्लस L का स्क्वायर। इसी तरह से अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करते हैं E माइनस क्यू से, और के क्यू और दूरी यहाँ पर है R माइनस L का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे तो जो नेट आएगा तो एक इस दिशा में है और दूसरा इस दिशा में है,
तो जो नजदीक होगा उसका विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जो दूर होगा उसका विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो ज्यादा में से कम को हम घटाएंगे, तो जो ई नेट आएगा वो आएगा ई माइनस क्यू माइनस ई प्लस क्यू। अब यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो E इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर आ जाएगा के क्यू इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 RL माइनस के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन में आ जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब E इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो के क्यू कॉमन आ रहा है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया। तो यहाँ E इज इक्वल टू बन जाएगा के क्यू इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे E इज इक्वल टू के क्यू, तो 2KQ, इसको ऐसे लिख दो कि हमें वहाँ पे P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L लिख पाए। तो ये आ जाएगा 2KR और ब्रैकेट में Q इंटू 2L, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, तो उसको रख देंगे यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2KR इंटू P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि यदि R बहुत बहुत बड़ा हो L से, तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 2KRP अपॉन, अब जब ऐसा होगा तो जो एल स्क्वायर है उसको हम लगभग क्या मान लेंगे, नगण्य यानी 0 मान लेंगे। तो ये आ जाएगा R की पावर 4। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा KP अपॉन RQ। ठीक है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी निरक्षीय स्थिति में। ये व्यंजक प्राप्त करना है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऐसे जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो है विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र निकालना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस निरक्षीय स्थिति में निकालना है। अब हमें निरक्षीय स्थिति में करने के लिए क्या करना होगा, पहले तो समझो कि निरक्षीय स्थिति होती क्या। पहले समझो कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। मान लो ये है प्लस Q और ये है माइनस Q, तो ये इनका बीचों बीच मिड पॉइंट है। तो इस मिड पॉइंट पर अगर हम कोई सीधी लाइन बना दें तो इसको बोलेंगे, इस पूरी लाइन पर कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें वो निरक्षीय स्थिति हो जाएगी। मान लो इसी बिंदु को हम कह दे रहे हैं कि ये A है, तो A पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और ये A जो है वो ये R दूरी पर है। तो प्लस Q के कारण अगर हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो इस दिशा में आएगा, तो इसको E प्लस Q कह दो। ऐसे ही अगर हम माइनस Q के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो इस दिशा में आएगा, तो इसको हम कह दे रहे हैं कि ये E माइनस Q है। ठीक है, अब क्योंकि ये भी L है और ये भी L है, तो ये जो दूरी आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आ जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही ये दूरी भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम E प्लस Q निकालें या हम E माइनस Q निकालें तो ये दोनों ही सेम आएंगी, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर ये कोण थीटा होता तो इसके दो घटक बनते, एक घटक होता क्षैतिज घटक और एक घटक होता ऊर्ध्वाधर घटक। तो क्षैतिज घटक आएगा E cos थीटा और ये आ जाएगा E sin थीटा। ऐसे ही इसके भी दो घटक बनेंगे, एक इधर और एक नीचे की तरफ। तो ये आएगा E cos थीटा ये भी, और इधर आ जाएगा E sin थीटा।
और यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक एक दूसरे के समान है और दिशाओं में विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। यानी कि ऊर्ध्वाधर ई नेट जो आएगा वो आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, अब हमारे पास केवल एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र बचा और वो ये क्षैतिज दिशा है। तो जो क्षैतिज घटक क्या आ जाएगा, या बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र अगर हमें निकालना है तो बिंदु ए पर कुल वैद्युत क्षेत्र ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा ई प्लस क्यू और प्लस ई माइनस क्यू। तो ई नेट बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये ई नेट बन जाएगा यहाँ से 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ी दोनों के साथ ही कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। इसको हमें लिखना चाहिए ई प्लस क्यू कॉस थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा बराबर क्या निकल के आएगा, देखो समझो। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार दिया है यहाँ पे एल, ये आधार है और ये हमारा कर्ण है, तो ये आ जाएगा एल बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ई नेट बराबर आ जाएगा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई नेट बन जाएगा, 2 को हटा दो तो के क्यू इंटू 2L। ठीक है, वही लिखा हुआ जो ऊपर है, और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसको लिख सकते हैं के पी, ये हमारा पी की वैल्यू होगी इतनी, तो के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन लगाएं कि आर बहुत बहुत बड़ा हो एल से। तो जो एल स्क्वायर है वो लगभग 0 मान लिया जाएगा। तो ई नेट यहाँ से निकल आएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये हमारी दूसरी डेरिवेशन हो गई कि अगर हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो ऐसे निकालना है। अब तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। तो ये मान लो हमारा एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस पर हम अगर किसी कोण पर वैद्युत द्विध्रुव को रख दे रहे हैं, मान लो ये है प्लस क्यू और इधर है माइनस क्यू, तो इन पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, उसको हमें निकालना है। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और जो टाउ होता है वो होता है टाउ बराबर, जो मैंने अभी बोला वो आपको लिखना है। ठीक है, आप बैक करके लिख लेना उसको। टाउ बराबर होता है बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, अब बल कैसे लगेगा, देखो इस पे लगने वाला जो बल होगा ये इधर होता है प्लस और इधर होता है माइनस। तो इस पे लगने वाला जो बल होगा वो इधर होगा और इस पे लगने वाला बल इधर होगा। कहीं पे भी रखा जा सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तब भी बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो F इज इक्वल टू क्यू ई और यहाँ पे भी F इज इक्वल टू
क्यू ई होगा। ठीक है, अब बल तो हो गया हमारा क्यू ई, अब लंबवत दूरी ये होगी। अब ये जो दूरी है ये पूरी की पूरी दूरी हम मानते हैं 2l। ठीक है, अगर ये 2l है तो ये दूरी कितनी आ जाएगी, अगर ये कोण होता है थीटा तो ये दूरी आती है हमारी 2l साइन थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ पाया हो तो देखो ये पूरे एक ट्रायंगल बना है, समकोण त्रिभुज है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू हमें निकालनी है और कर्ण हमारे पास 2l है, तो l बराबर आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो यहाँ से रख देते हैं, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, e इंटू क्यू इंटू 2l साइन थीटा। तो टाउ बराबर आ जाएगा e इंटू पी साइन थीटा, क्योंकि p की वैल्यू q इंटू 2l होती है। इसको और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो टाउ वेक्टर बराबर p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर होता है। ठीक है, तो याद इसको ऐसे ही करना कि ये पी ई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा। तो बलागुण एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वो अंदर की ओर होती है, ये याद रखेंगे। तो ये हमारा तीसरा डेरिवेशन हो जाएगा। इसमें जो मैंने शुरुआत में बोला है कि बलागुण क्या होता है वो आप लिख दोगे, तब जाके ये तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चौथे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि गॉस की प्रमेय क्या है। तो सबसे पहले गॉस की प्रमेय समझ लो और उसके बाद ये पूछा है कि अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है कि गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार किसी बंद सतह से निर्गत फ्लक्स उस बंद सतह में परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी कि फाई इक्वल टू होता है क्यू इन अपॉन ε0। मान लो एक चित्र बना के भी ऐसे बता सकते हो, इसमें प्लस क्यू रखा है, Q1 प्लस Q2 और यहाँ Q3 रखा है, तो फाई इक्वल टू होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन ε0। ये यहाँ पे दर्शाया गया। ठीक है, इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यही गॉस की प्रमेय है। ठीक, ये जो बराबर होगा वो E इंटू डी ए के बराबर होगा। अब दूसरी चीज इसमें पूछी गई है कि एक समान रूप से अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसकी डेरिवेशन दो तरीके से होती है, गॉस की प्रमेय से और एक बिना गॉस की प्रमेय से। तो हम जो अभी करेंगे वो गॉस की प्रमेय की सहायता से करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनंत लंबाई का तार मान लेंगे कि मान लो कि ये अनंत लंबाई का तार है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि माना अनंत लंबाई के तार की लंबाई L है तथा तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। वह तार से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये इतना हमें लिखना है। अब इस अनंत लंबाई के तार से निकट, मान लो ये r दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ A, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक गॉसी सतह बनाएंगे। तो गॉसी जो सतह बनेगी वो कुछ बेलनाकार बनती है तार के लिए। ठीक है, तो ऐसी एक बेलनाकार सतह बना लेंगे और इस बेलनाकार सतह पर 3 सतह होंगी। ठीक है, अनंत लंबाई का तार है तो इसको ऐसे दर्शाना कि इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगा ये और इधर
नीचे भी इनफाइनाइट तक जाएगा। अब इस पर 3 सतह हैं, ठीक है। इसको मान लो ये पहली सतह है, ये दूसरी सतह है और ये तीसरी सतह है। और यहाँ पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ई की दिशा इधर होगी और जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा होगी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ऐसी सेम यहाँ होगा कि इसकी जो दिशा होगी ए की वो इधर बनेगी और जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा इधर बनेगी। यहाँ पे थीटा होगा 90 डिग्री का। और इसी बिंदु पर अगर हम पहुंचे तो ये होगा ई बी इधर और ए बी इधर, तो यहाँ थीटा आएगा 0 डिग्री। तो ये चीज हमें लिखनी है कि सतह 1 व सतह 3 दोनों समतल सतहों के लिए वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री है। अतः इन दोनों सतहों के लिए वैद्युत फ्लक्स का जो मान हो जाएगा वो 0 होगा, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय लगाते हैं। तो गॉस की प्रमेय से, ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो पहली वाली जो सतह है उसके लिए भी 0 हो गया, दूसरे के लिए भी 0 हो गया। तो यहाँ पे एक ही सतह बची है हमारे पास, तो ई डी ए, तो ई डी ए और कॉस 0 बराबर क्यू इन। अब क्यू इन अगर हम निकालेंगे तो लेमडा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। तो क्यू इक्वल टू आ जाएगा लेमडा एल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू, अब डी ए का मतलब होता है एक छोटे से इस एलिमेंट का क्षेत्रफल। तो अगर हम इसका समाकलन करेंगे तो इस पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, जो होता है 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट जाएगा, तो ई इक्वल टू आ जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या हम इसमें 2 का गुणा ऊपर और 2 का ही गुणा नीचे कर दें तो ये आ जाएगा 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो ई इक्वल टू इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 के लेमडा अपॉन आर, ठीक है। तो ये डेरिवेशन है अनंत लंबाई के तार के कारण, ठीक। हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5वां क्वेश्चन था हमारा वैद्युत फ्लक्स क्या होता है और अनंत लंबाई की अचालक प्लेट के समीप हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स को समझ लो। तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी दी गई सतह से लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बिंदु गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हमें फाई बराबर लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, फाई बराबर ई डॉट ई वेक्टर डॉट ई, ठीक है, बिंदु गुणनफल हो गया। या फाई बराबर ई ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो थीटा है वो ई तथा
ए के मध्य कोण है। और इसमें एक चीज है और लिख दिया करना कि ये जो वैद्युत फ्लक्स है वो कैसी राशि है ये आपको बता दे। तो वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है। और इसका अगर मात्रक लिखना हो तो जो मात्रक होता है वो हमारा होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम, ठीक है। ये सारी चीजें लिखने के बाद अब दूसरी बात है कि अनंत लंबाई की चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र। अगर हमें अनंत लंबाई की चादर या प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो कैसे निकालेंगे समझो। तो सबसे पहले इसमें एक प्लेट का चित्र बना लो। तो ये मान लेते हैं हमारी कोई समतल प्लेट है, ठीक है। अब इस प्लेट पर का भी अगर हमें गॉसी सतह बनानी है तो मान लो इसमें प्लस पूरी प्लेट पर कोई एक आवेश वितरित है प्लस की। क्योंकि ये प्लेट समतल है तो इसका जो आवेश पृष्ठ घनत्व होगा वो सिग्मा माना जाएगा। तो माना प्लेट का क्षेत्रफल ए तथा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। अब इसके लिए गॉसी सतह जो बनेगी वो बेलनाकार बनेगी। तो इसके लिए बेलनाकार गॉसी सतह बनाई। तो बेलनाकार गॉसी सतह मान लो इस तरह से बन जाएगी। ऐसे ही इधर भी बेलन आएगा तो बेलन के दो सिरे आ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास सतह है वो एक सतह ये होगी, दूसरी सतह ये होगी और तीसरी सतह ये वक्राकार सतह होगी। अब यहाँ पे देखो तो इस पहली सतह को देखोगे तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही है और क्षेत्रफल सदिश भी इधर ही है, तो यहाँ थीटा 0 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी जो थीटा आएगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन इस वक्राकार सतह के लिए यहाँ क्षेत्रफल सदिश तो इधर आएगा और वैद्युत क्षेत्र इधर आएगा, तो यहाँ थीटा जो आएगा वो 90 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि तीसरी सतह के लिए वैद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश की मध्य कोण 90 है। अतः तीसरी सतह के लिए वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, ठीक है। अब गॉस की प्रमेय लगा देंगे। तो गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू पहली सतह के लिए EDA cos 0 प्लस दूसरी सतह के लिए EDA cos 0 प्लस तीसरी सतह के लिए EDA cos 90। तो यहाँ पे फाई इक्वल टू होता है क्यू इन, तो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये क्यू इन लिखा हुआ है और ये आ जाएगा हमारा EDA प्लस EDA प्लस 0, तो कॉस 90 की वजह से वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू ए, सॉरी, तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2E और डी। अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो ए आ जाएगा, तो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, तो ए से ए कट गया तो E इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र होता है। इस तरह से हम
इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। ठीक है।